बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 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 बस। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे हाफिजाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज सबसे पहले शौकत और आपके वालिद मेहदी भट्टी आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आपने ये ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा जलसा। आज हमने हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी और 400 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया। और इंशाअल्लाह ये हम जल्दी से जल्दी इसलिए बनाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी भी और हॉस्पिटल भी ये आपकी जरूरत है और ये हमारा फर्ज है कि हम ये आपके लिए बनाएं। उससे ज्यादा हाफिजाबाद, उससे ज्यादा मुझे इस चीज की खुशी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 2020 तक, इस साल तक 50% पंजाब को हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी और अगले साल 2021 में सारे पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंसाफ कार्ड मिलेगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हेल्थ कार्ड है क्या। ये मेरी बहनें आप खास तौर पे सुने। एक घर में सफेद पोश घर, तनख्वाहदार लोगों का घर, मजदूर का घर, अगर बीमारी होती है वालिदैन को, बच्चों को, तो ये जो हेल्थ कार्ड है ये एक खानदान में 10 लाख रुपए तक कहीं भी इलाज करवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में, या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। यह पहली दफा पाकिस्तान की 73 साल तारीख में एक आम आदमी को एतमाद होगा कि अगर घर में बीमारी होती और पैसे नहीं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। मैं आपको यह बता चलूं हाफिजाबाद के लोगों कि दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती जो आज पाकिस्तान में हमने फैसला किया कि केपी और पंजाब में हम लेके आए। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि हाफिजाबाद जैसे इलाकों के अंदर, हाफिजाबाद जैसे इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए बनेंगे कि हेल्थ कार्ड की वजह से हर कोई इलाज करवा सकेगा। अभी सिर्फ देहातों में सिर्फ सरकारी अस्पताल हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। बड़े शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल है। इंशाअल्लाह अस्पतालों का सारे पाकिस्तान में, अभी तो खैर पंजाब में और पख्तूनख्वा में एक अस्पतालों का जाल पिच जाएगा ये हेल्थ कार्ड की वजह से। दूसरी चीज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बात की, जो उस्मान बुज़दार ने बात की कि पनाहगाह हमने
पाकिस्तान में पहली दफा शहरों के अंदर पनाहगाह बनाई। किसके लिए? मजदूर आता है काम करने के लिए, पनाहगाह में वो ठहरता है, उसके पैसे बच जाते हैं, किराया बच जाता है, खाना मिलता है, खाने के पैसे बचते हैं और वो सारा पैसा अपने बीवी बच्चों को भेजता है। ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर पनाहगाह बनी है और मुझे खुशी ये है कि ये हमारा जो सफर है पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने का, वो शुरू हो चुका है। हम इंशाअल्लाह जो अगला काम करने जा रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का मतलब क्या कि आज तक अगर आपके पास पैसा है तो आप घर बना सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो किराए के घर में ठहरना पड़ता था। अब नए पाकिस्तान हाउसिंग का जो हमारा स्कीम है, और 2 साल हमें लगे, एक अदालतों में केस था फोरक्लोजर लॉ का, वो जीतने में। अब ये होगा कि बैंकों से 5% सूद के ऊपर हम पैसे लेंगे और वो एक 5 बरले के घर कोई भी बना सकता है 5% सूद पे, और लंबी किस्तें, यानी कि जो आप किराए के ऊपर जो आप किराया देते हैं वो आप किस्तें देंगे और घर आपका अपना हो जाएगा, अपने घर पे छत हो जाएगी। ये 73 साल तारीख में इंशाल्लाह पहली दफा बड़े लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान की बात की, ये पहली दफा इंशाल्लाह लोगों को मकान मिलेगा। उसके बाद नौजवानों, एक तालीम का निसाब, ये भी 73 साल में पहली दफा हमारी हुकूमत कर रही है कि सारे पाकिस्तान में एक निसाब हो। ये ना हो कि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीनी मदरसे, एक निसाब हो ताकि गरीब घरों से भी बच्चे ऊपर आ सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें। जब 2013 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई पख्तूनख्वा में, तो 3 साल तक हम सुनते रहे कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। 3 साल हमें सुनना पड़ा कि किधर है नया पख्तूनख्वा। जब इलेक्शन हुआ, और पख्तूनख्वा की एक तारीख है कि वो एक जमात को दूसरी दफा बारी नहीं देते, लेकिन तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन हुआ तो पहले से ज्यादा वोट मिली, 2/3 अक्सरियत मिली पख्तूनख्वा में 2018 में। क्यों मिली? इसलिए कि हमारे दौर में गुर्बत पख्तूनख्वा में 27% से गिर के 18% पे आ गई। 9% गुर्बत कम हुई उस सूबे में जिधर वॉर ऑन टेरर, वो जंग की वजह से तबाही थी। वो सूबा जिधर सरमायाकार बिजनेसमैन छोड़ छोड़ के इस्लामाबाद आ रहे थे, जिधर पैसे वाले लोग सूबे से बाहर जा रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, उस सूबे में 9% गुर्बत कम हुई, 27% से 18% पे। इसलिए लोगों ने वोट दी। और इंशाअल्लाह यही इंशाअल्लाह मेरा ख्वाब है पाकिस्तान के लिए कि हम अपने मुल्क में गुर्बत कम करें, सारी पॉलिसी बनाएं निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। जिस तरह का हेल्थ कार्ड है, जिस तरह का तालीमी निज़ाम है, जिस तरह का अस्पतालों का निज़ाम है, जैसे जैसे नीचे से लोग ऊपर आएंगे और जैसे जैसे पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगी, इंशाअल्लाह यही कौम एक अजीम कौम बनने जा रही है। और दूसरी चीज, हाफिजाबाद के लोगों, अब ये जरा गौर से सुनो। इस वक्त जो पाकिस्तान में दूसरा हमें काम करना है और कर रहे हैं, वो है कानून की बालादस्ती कायम करना। ये क्यों जरूरी है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत जब बनाई तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई
तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए था, ये गौर से सुने, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, उस कौम में कानून की बालादस्ती नहीं आती। जब भी एक कौम आगे बढ़ती है तो कानून की बालादस्ती आती है। कानून के सामने सब एक बराबर। इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये अमीर तरीन हो गए और कौम को कर्जों में डुबा दिया। इनके लिए एक और कानून था, आम चोर जो भैंस चोरी करता था या जो मोटरसाइकिल चोरी करता था, उसके लिए एक और कानून था। और ये जो अरबों रुपया चोरी करके मुल्क का बाहर लेके जा रहे थे, इनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस थे। वो अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आजाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी, हमारे दौर में आजाद है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। हाफिजाबाद के लोगों, पहले मुझे बताओ, क्या मैं इनको छोड़ दूं? कहीं आपको इनके ऊपर तरस तो नहीं आ रहा? वो जब नवाज शरीफ की शक्ल आपने देखी कि जी बीमार हो गया, वो पता नहीं जिंदा भी रहेगा या नहीं। बड़े लोगों ने मुझे कहा, इमरान खान ये तुम क्या कर रहे हो, बेचारा मर ही ना जाए, पता नहीं जहाज पे भी चढ़ेगा या नहीं। हमारी कैबिनेट में भी एक दो ख्वातीन, उनके भी आंखों में आंसू आ गए इसकी शक्ल देख के। जैसे ही लंदन गया, लंदन की ऐसी हवा लगी कि सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, आज तक आपका उन लोगों से मुकाबला था, या वो उनको अपनी कुर्सी की ख्वाहिश थी, या वो आप ही की तरह करप्ट थे। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने मुकाबला करना सिखाया है। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, लेकिन जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। बस अच्छा, इन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि माशियत के ऊपर कहा जी माशियत खराब हो गई, इसको निकाल दो। फिर कहे जी महंगाई हो गई। इनके पिछले 10 साल में देखें कितनी दफा महंगाई आज से बहुत ज्यादा थी। फिर कहा जी कि वो कोरोना के अंदर इमरान को नहीं समझ कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने बंद किया था अपना मुल्क, इमरान खान को भी करना चाहिए। अल्लाह अल हक है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसने हमने कोरोना से भी बचा दिया। फिर इन्होंने
एक फैटफ एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, हमारी माशियत बैठ जाती है। तो इन्होंने सोचा कि अब तो इसको ब्लैकमेल कर लेंगे कि पहले नैब को खत्म करो और फिर हमें फैटफ साइन करेंगे। इन्होंने मुझे नैब में 38 शिक्के हैं नैब की, उसमें से कहा 34 शिक्कों को इस तरह कर दो कि नैब ही खत्म हो जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अदलियों पे भी हमला किया। 3 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिनके खिलाफ इन्होंने बातें शुरू कर दी कि जी नवाज शरीफ ने कहा फैसला ही गलत था। 3 चीफ जस्टिस थे, अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक करने का मतलब फौज को अटैक करना। यहां मेहदी भट्टी बैठे हैं, इनका बेटा बलूचिस्तान में शहीद हुआ। इस तरह के कितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं हमें हमारी हिफाजत करते हुए। लेकिन वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के यहां हमारी फौज के खिलाफ साजिश कैसे कि जब अब कहते हैं कि मैं आर्मी का चीफ और जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। इससे मेरा अज़म और मजबूत है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, और ये जब सर्कस इनकी लगती है उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है इमरान खान की वजह से इस्लाम को खतरा है। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं और हाफिजाबाद के लोगों, आप इसकी गवाही देना। आज तक पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूं, कि डीजल ये कहता है कि इमरान की वजह से इस्लाम खतरे में है। मेरी वजह से इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी तरह के लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो मौकफ, उनके लिए कौन इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा हुआ है मेरे अलावा? चैलेंज करता हूं आपको। और ये मैं आपको बता दूं, ये किसी वोट के लिए मैंने नहीं किया, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आखिर में ये सारे जो सर्कस लगाई हुई है, ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूं
कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। क्यों नहीं आ पाए? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आए। 2013 में 137 पिटिशंस थी जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई नेशनल असेंबली में। 2018 में 137 की बजाय 90 थी, 50% कम पिटिशन थी। और नून लीग की सिर्फ 11 पिटिशंस थी पंजाब के अंदर और तहरीक इंसाफ की 14 थी। तो सवाल यह मैं पूछता हूं कि अगर धांधली हुई थी तो किधर हैं आपकी पिटिशंस? क्यों नहीं आपने कहा कि धांधली हुई? इलेक्शन कमिश्नर आपका, केयर टेकर आपकी, आपने सिलेक्ट किया था केयर टेकर इलेक्शन कमीशन, तो धांधली किसने की फिर? और जब मैंने आपको कहा था हम खोलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं खोला? नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे दौर में अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क होता था जिधर आप क्रिकेट खेलने जाते थे उनके अपने अंपायर थे। तो ज्यादातर जब टीमें हारती थी दूसरे मुल्क में तो वो कहती थी अंपायरों ने हमें मैच हरा दिया। तो मैं वो क्रिकेट की तारीख का 150 साल तारीख में वो पहला कप्तान था जिसने कहा कि न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए, यानी कि अपने अंपायर नहीं होने चाहिए, दूसरे मुल्क से अंपायर मंगवाओ ताकि वो न्यूट्रल हो। और आप अगर दुनिया की क्रिकेट की तारीख उठा के देखें तो पहला कप्तान था जिसने अपने मुल्क में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज के साथ न्यूट्रल अंपायर मंगा के मैच खेला। और फिर दूसरी टीम जो मंगवाई न्यूट्रल अंपायर से, हिंदुस्तान से जब हमारा मैच होता था ना पाकिस्तान उधर जीतता था क्योंकि जब टीम हारने लगती थी उनके अंपायर आ जाते थे, ना हिंदुस्तान यहां जीतता था और कई दफा हमारे अंपायर भी हमारी मदद करते थे। तो मैं पहला कप्तान था जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हराया हिंदुस्तान को। और फिर बस और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आई तो हमने न्यूट्रल अंपायर से उनके साथ मैच खेला और हमारी वजह से आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं। जो हारता है वो हार मान जाता है, वो कहता है क्योंकि अंपायर अब न्यूट्रल है। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं अपनी कौम से, ये मेरी हुकूमत है जो पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन करवाएगी कि जो हारेगा वो भी मानेगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है। इसके लिए हम कई चीजें कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे। हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह सारे वो कदम उठाएंगे कि ऐसा इलेक्शन होगा जो सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था 1970 में, जब सबने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन है। उसके अलावा सारे इलेक्शनों में जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई। ये जो अब इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। जो जो चीजें हमने पूरा स्टडी किया कि कैसे साफ होगा, सारी इस्लाहत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में मैं पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया, आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी याद रखेगा कि वो हुकूमत आई जिसने पहली दफा पावर में होते हुए साफ और साफ इलेक्शन करवा के भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता। मैं
शौकत ने मुझे कहा है कि अभी लोग बहुत बाहर खड़े हैं जो अंदर नहीं आ सके, उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, खुशामदीद कहता हूं उनको। और मैं आखिर में ये फिर कहता हूं कि हमने सारे जो इलाके हमारे पीछे रह गए थे और हाफिजाबाद भी पीछे रह गया था, हम आपके लिए पूरा काम करेंगे। आपके लिए यूनिवर्सिटी, आपके लिए DHQ बड़ा 400 बेड का हॉस्पिटल, और इंशाल्लाह ये जो कैडेट कॉलेज चाह रहे हैं, इंशाल्लाह एक कैडेट कॉलेज के ऊपर भी हम काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। अटक पेट्रोलियम और पार्को ऑयल डिपो की फायर फाइटिंग टीमों ने करीब होने के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्साबाद में इंशल सयाम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे वार्मली वेलकम किया। आज हमने हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी और DHQ अस्पताल का इफ्तिताह किया। हम इसको जल्द तामीर करेंगे क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है और ये हमारा फ़र्ज़ है। उनका कहना था कि 2020 तक 50% पंजाब को हेल्थ कार्ड फराहम करेंगे और आपको 10 लाख तक कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी इस तरह की इंश्योरेंस नहीं होती। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के काम का आगाज हो चुका। सारे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम होगा। उनका मजीद कहना था कि हेल्थ कार्ड के जरिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो सकेगा। रवां साल के इख्तिताम तक पंजाब के 50% अवाम की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। हुकूमत का फर्ज है कि अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। जल्द से जल्द इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी और 400 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। शानदार इस्तकबाल पर सबका शुक्रिया भी अदा किया।